हेलो एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है फिर से आज का इस क्लास में, जो कि इकोनॉमिक्स क्लास आज हम लेंगे। ठीक है, जिसकी रैपिड फायर होगा, जिसमें कि हम लोग फटाफट फटाफट 80 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं 80 क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक जो प्रीवियस ईयर में जो 40 क्वेश्चन जीएस किए थे, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सीधे इकोनॉमिक्स के सीधे 80 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ फटाक से ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, इसमें दिया गया है, देखिए 20 से और डायरेक्ट हम लोग 41 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। हरात्मक माध्य जिसको HM से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं। हरात्मक माध्य के लिए कौन सा सूत्र आता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हरात्मक माध्य का सूत्र क्या होता है, देखिए कोई भी बवाल नहीं, सीधे हम लोग आते हैं। देखिए ये होता है HM, यानी हरात्मक माध्य। क्या क्लियर। हरात्मक माध्य बराबर होता है, और इसमें सारा इंग्लिश है, इसको बोलते हैं कि जितने भी जोड़ है, ठीक है, समेसन ऑफ, जिसे समेसन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बटा के क्या होता है, n। क्लियर, का व्युत्क्रम। ठीक है, यानी इसका भी क्या हुआ, व्युत्क्रम होगा। अब इसका व्युत्क्रम क्या, यानी का उल्टा। ठीक है, ये समांतर माध्य जो नहीं है, समांतर माध्य यानी कुल पदों का जो है योग बटा के पदों की संख्या बराबर उसका उल्टा, मतलब इंटू उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सीधे, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रैपिड फायर हम लोग इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है, निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है, इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है। माध्य द्वारा, बहुलक द्वारा, हरात्मक माध्य द्वारा, माध्यिका द्वारा। ठीक है, तो इसकी जो क्या करता है, जो जिसमें होता है उसको माध्यिका द्वारा गणना कैसे करती है, माध्यिका द्वारा इसकी गणना की जाती है। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन क्या है 43। सहसंबंध गुणांक किससे समान होता है, सहसंबंध गुणांक किससे समान होता है। ठीक है, तो सहसंबंध गुणांक बराबर यानी आर, सहसंबंध गुणांक क्या है, उसको आर से दर्शाते हैं। ठीक है, जिसका मान सबको पता है। ठीक है, इसको दर्शाते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें दिया है ना, करड़ी में BXY इंटू BYX। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए फटाफट देखते हैं 44 में क्वेश्चन। गणितीय माध्य बराबर 45 बहुलक 48 दिए होने पर माध्यिका क्या होगी। यानी कि गणितीय माध्य, यानी कि आपका जो है, जो माध्य कितना दिया है, माध्य का मान कितना है, 45 दिया है। क्लियर। और उसके बाद माध्यिका क्या दिया है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका को क्या करना है, निकालना है। चलिए हम लोग सूत्र जानते हैं कि Z बराबर 3m माइनस 2x बार। ठीक है, यानी Z होता है, इसको बोलते हैं मोड, यानी कि बहुलक हो गया। और 3m मतलब m का मान होता है, इसको बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं, और x का मतलब होता है वो माध्य हो गया। ठीक है, इसी फार्मूले में हम लोग उसको पुट कर देंगे। जब फार्मूले में पुट करेंगे तो Z का मान कितना दिया, Z का मान दिया है आपका 48। ठीक है, यानी ये हो गया 48 बराबर 3m वैसे ही है, माइनस 2 गुणित कितना है, ये कितना है, माध्यिका, माध्यिका ये माध्य हो गया 45, यानी ये हो जाएगा आपका 90, 90 इधर हो जाएगा। ठीक है, जब 90 इधर जाएगा तो, और ये उड़ के जब उस साइड जाएगा तो 90 और 48 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 138, 138, ये हो जाएगा 138, 138, और जो यम है इधर हो जाएगा, फिर 3 इधर जाएगा, तो ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, यानी m 3 से जब भाग देंगे तो ये कितना चल जाएगा, 46, यानी 138 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, तो ये हो जाएगा 46, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं 45 नंबर, 45 पे आते हैं। चलिए 45 क्वेश्चन क्या दिया है, 45 में दिया है कि 50 पद मूल्य का प्रमाण विचलन 605 है, यदि प्रत्येक पद मूल्य को 5 बढ़ा दिया जाए तो तब प्रमाण विचलन क्या होगा। ठीक है, यानी पद जो 50 पद दिए हैं, ठीक है, जो 50 पद हैं, ठीक है, तो 5 बढ़ा दिया जाए। देखिए इसमें क्या होता है, जब प्रत्येक पद में 5 बढ़ाया जाएगा तो विचलन तो वही रहेगा ना। जब समय 5 बढ़ गया है, चाहे 50 पद कुल प्राविन कितना भी हो, तो कितना भी घटाया बढ़ाया जाए, मान कितना है वही होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, अगर कुछ अगल अलग किया होगा तब होता, ठीक है, इसको ध्यान दिए, बस फंसाने के लिए दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शन की विधि नहीं है, निदर्शन की विधि नहीं, निदर्शन की विधि नहीं है, कौन सा नहीं है? एक है, देखिए इसमें से कौन कौन सा है हम लोग उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें है अभ्यंश है, ठीक है, समुदाय है, अनुक्रम है, लेकिन सामूहिक निदर्शन, इसमें निदर्शन की विधि नहीं है कोई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। ठीक है, 47 में क्या दिया है कि वह बंटन जिसके लिए माध्य और प्रश्न बराबर होना चाहिए, वह बंटन जिसके लिए माध्य और प्रश्न बराबर होना चाहिए। माध्य और प्रश्न किसके लिए बराबर होंगे? ऑप्शन ए पाइसन, द्विआरी, सामान्य, गामा। तो जब याद के पाइसन याद कर लिया, पाइसन पाइसन बंटन और जिसे माध्य और प्रश्न बराबर होना चाहिए, जो बंटन जिसके लिए माध्य और प्रश्न बराबर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले भी नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 48 क्वेश्चन। औषधि नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947, 1950, 1992, 1956। तो याद रखिएगा 1956 में, 1956 में औषधि नियंत्रण, औषधि कब मिली थी? 1956 में, 47 मतलब कि आज़ादी के 9 साल बाद औषधि मिली थी। ठीक है, औषधि नियंत्रण नीति किया था जिसमें कि बहुत सारी चीज़ किए गए थे। ठीक है, जो कि संसद द्वारा पारित किया गया था। इसी औषधि नियंत्रण अधिनियम में बहुत बवाल है, कुछ चीज़ों को बैन कर दिया गया, जैसे चरस गांजा अफीम वगैरह सारी चीज़ें से इस पर कुछ कानून बने थे। ठीक है, इस पर लोग इस बातों पर ध्यान नहीं देंगे, लोग पढ़ ही पाते हैं। औषधि नियंत्रण 1956। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? भारत का मुख्य खाद्यान्न, देखिए चावल है, गेहूँ है, गन्ना है, मक्का है, सभी है, लेकिन मेन ऑप्शन इसमें बेस्ट बेस्ट क्या होगा? चावल होगा। भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल है। 49 का ए, 49 का ए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 50 पे आते हैं। भारत खाद्य सुरक्षा कानून अधिग्रहण कब करता है? मतलब भारत खाद्य सुरक्षा कानून 65% ग्रामीण जनसंख्या, 70% ग्रामीण जनसंख्या, 75% ग्रामीण जनसंख्या, 80%। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? जो भारत है उसका क्या है? वो 75% ग्रामीण जनसंख्या, कितना है? 75। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 75% जनसंख्या वो क्या करता है, जो इस पे क्या बोलते हैं, ग्रामीण जनसंख्या, और शहरी जनसंख्या के 50% लोग, यानी कुल जनसंख्या का 60%। ठीक है, यानी कि जो शहरी क्या है, शहरी का अगर पूछेगा 50%, कुल जनसंख्या पड़ेगा पूछेगा तो 67%। ठीक है, जो कि खाद्य सुरक्षा कानून जो कानून अधिग्रहण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 पे। हाँ, इसमें आ गया है सेन, सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है। सेन का गरीबी सूचकांक क्या दिखाता है? गरीबी रेखा के नीचे संख्या, गरीबों में गरीब। ठीक है, जो सेन सेन जो सूचकांक दिखाता है वो दिखाता है गरीबों में गरीब कौन है, गरीबों में गरीब, गरीबों में गरीब। ठीक है, सेन सूचकांक क्लियर, जो कि सेन ने अपने पत्र में लिखा था, पॉवर्टी क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में उसने जिन्होंने क्या है गरीबी गहनता की जांच की थी, सबको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए क्वेश्चन आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति जो अन्य कार्य तलाशने के लिए अपने काम को छोड़ता है वो क्या है? आंशिक रूप से बेरोजगार है, संरचना बेरोजगार है, चक्री है, या श्रम शक्ति में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर, इसमें देखिए उसका होता है घर्षणात्मक होता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान खींच के जाता है तो बीच में क्या है, तो घर्षण आ जाता है, तो ये घर्षणात्मक बेरोजगार कहते हैं। लेकिन इसमें जो नहीं दिया तो इस आंशिक रूप से बेरोजगार भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? आंशिक रूप से बेरोजगार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक है, छिपी है, घर्षणात्मक है, उपरोक्त में से सभी है। चलिए राइट आंसर बताइए, भारत में कौन सा है? देखिए भारत में तो सभी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, भारत में क्या है, सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, संरचनात्मक है, छिपी हुई भी है, घर्षणात्मक है, सब है। ठीक है, चलिए लेकिन मुख्य रूप से जाना जाए तो संरचनात्मक ज़्यादा होगा। क्लियर, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय मापने की सर्वोत्तम विधि क्या है? राष्ट्रीय आय मापने की सर्वोत्तम विधि क्या है? उत्पाद व्यय विधि, उत्पाद विधि, राष्ट्रीय आय विधि। ठीक है, उत्पाद विधि प्लस व्यय विधि है, उत्पाद विधि या आय विधि। ठीक है, तो अब बताइए इसमें राइट उत्तर क्या होगा? तो जो राष्ट्रीय आय मापने क्या है, उत्पाद प्लस व्यय विधि है, उत्पाद प्लस व्यय विधि है। ठीक है, राष्ट्रीय आय मापने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच का अंतर क्या है? यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर क्या होगा? चलिए इसमें दिया है विदेशी विदेशों से शुद्ध आय हो गया, घिसावट हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो गया,
सब्सिडी हो गया। बताइए बोलो फटाफट क्या होगा। तो इसमें होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश तब प्राप्त होता है जब सरकार निम्न में से किसे बढ़ावा देती है? अधिक सामाजिक सुरक्षा को, अधिक ग्रहण वृद्धि को, अधिक कौशल विकास को, अधिक पूंजी विस्तार को। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर होगा कौशल विकास। जब किसी का, जब व्यक्ति का कौशल बढ़ेगा, जब व्यक्ति कुशल होगा काम करने में, तभी वो क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं, अधिक क्या है, जनांकी लाभांश होगा, यानी कि व्यक्ति को लाभ होगा, तभी वो लाभ होगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57। चलिए 57 क्या कहता है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जन्म दर घटती है, मृत्यु दर घटती है। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है, जनसंख्या में मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। ठीक है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? सबसे ऑथेंटिक उत्तर क्या होगा? चलिए इसमें क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर और मृत्यु दर का अंतर यह है, काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, कुल प्रजनन दर और सकल पुनर्जनन के बीच की संबंध के बारे में सही कथन चुनें। ठीक है, और इसमें राइट उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें यह TFR इज ग्रेटर लेस देन GRR, TFR इक्वल टू GRR, TFR इज ग्रेटर देन GRR। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट उत्तर। देखिए TFR होता है कुल प्रजनन, टोटल फर्टिलिटी रेशियो। ठीक है, कुल प्रजनन दर। ठीक है, यानी कि जब जो होता है TFR क्या होता है? कुल प्रजनन दर। ठीक है, और GR क्या होता है? सकल पुनर्जनन, यानी कि ग्रॉस। जी से ग्रॉस हो गया। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं, इसमें देखा जाता है कि 15 से 49 वर्ष। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या है, जो स्त्री संपूर्ण प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष में जो पैदा कर रही है, वो कितना है? वो 2.1 है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? TFR है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर, वास्तविक छुरीधार की समस्या से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जो नेचुरल ग्रोथ है और वारंटेड बराबर नहीं है। ठीक है, और नेचुरल और वारंटेड की स्वतंत्रता, नेचुरल और वारंटेड की अस्थिरता, स्वयं वारंटेड की अस्थिरता। तो इसमें क्या होगा, जो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक जो वारंट ग्रोथ रेट है, और जो वारंटेड ग्रोथ रेट है, दोनों में अगर अस्थिरता है, तो क्या होगा, वहाँ पर छुरीधार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए नेक्स्ट आ गया बच्चों वाला प्रश्न। भारत की अर्थव्यवस्था में किस काल में योजना अवकाश रहा? 1947 से 1951, 1963, 66, 1966, 69, 1977, 79। जाहिर सी बात है, ये कहा था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये योजना अवकाश लगा था, योजना का लगा था, जो कि 1966 से 1969। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबको पता है 1966 से 1969, 1966 से 1969, 1966 से 1969। क्वेश्चन नंबर 60 भी खत्म हो गया, जो कि 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ होना था चतुर्थी योजना, लेकिन वो नहीं शुरू हो पाई। ठीक है, तो सबको पता है भूखी भूखमरी युद्ध वुद्ध सब लगा चला था। ठीक है, अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि भारी उद्योग का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में होगा तथा उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो बढ़ते आयात से, सरकारी क्षेत्र से, लघु कुटीर उद्योग से, या निजी क्षेत्र से। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि बहुत सारा भारी उद्योग सब लगे थे, फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ सब लगी थी। तो क्या, तो वो निजी क्षेत्र द्वारा लगाया गया था। तो निजी क्षेत्र जब लगा तो उसमें क्या होगा, तो निजी क्षेत्रों से लगा कि बहुत सारा पैसा ऐसा सबको रोजगार जो होगा, सार्वजनिक क्षेत्र जो क्या होगा, जो कि बहुत सारा चीज़ें होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 62। देखिए हम लोग फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सेशन को जो लोग लाइक नहीं लाइक कर दें, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मानव पूंजी में विनियोग का संबंध क्या है? ए शिक्षा पर व्यय, बी प्रशिक्षण पर व्यय, सी स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय, उपयुक्त में सभी प्रकार व्यय। देखिए, मानव पूंजी विनियोग क्या था? मानव पूंजी यानी कि मानव को कैसे बढ़िया बनाएंगे, कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, कैसे सही बनाएंगे, कैसे उसका दिमाग सही करेंगे, कैसे वो सही रहेगा, ठीक है। तो जब जब मानव पर हम लोग ध्यान देंगे तो मानव पूंजी का विकास होगा। तो चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के जो व्यय है वो सभी सही है, जो कि मानव पूंजी को विनियोग के संबंध रखते हैं। यानी शिक्षा करेंगे तो बाल पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, ठीक है। नहीं पढ़ेगा तो नहीं बनेगा। और उसको स्किल डेवलप करेंगे, फिर उसकी स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देंगे, यानी हेल्थ पर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इसमें लिखा है 63 क्वेश्चन नंबर में लिखा है। इसमें कहता है कि जिस क्रम में विकास के सूचक के रूप में निम्न सूचकों का प्रयोग हुआ उसे दर्शाइए। यानी कि विकास का सूचक का क्रम, ठीक है, कैसे कैसे विकास हुआ, ठीक है। तो पहले क्या आया? प्रति व्यक्ति आया, उसके बाद PQLI आया, फिर उसके बाद HDI आया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ज़्यादा हम लोग लफड़ा नहीं बताएंगे, ठीक है। पहले प्रति व्यक्ति आया, फिर PQLI, फिर HDI, फिर HDI, फिर HDI, ठीक है, फिर HD में आ गया। क्लियर? चलिए, तो उसमें देखिए, इसमें जो है 1990 में क्या हुआ, जो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये भी तो आ गया था 64 नंबर। ये बोलता है कि मानव विकास सूचकांक HDI का निर्माण किस संदर्भ में हुआ? जन्म के समय, आयु, संभावित वास्तविक GDP प्रति व्यक्ति, कुल प्रवेश अनुपात, प्राण साक्षरता, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय, आयु, संभावित वास्तविक GDP प्रति व्यक्ति, संयुक्त कुल प्रवेश अनुपातिक प्राण साक्षरता। ऑप्शन नंबर सी, आयु, संभावित GDP प्रति व्यक्ति, शिशु मृत्यु दर साक्षरता, GDP प्रति व्यक्ति, शिशु मृत्यु दर साक्षरता, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि देखिए, जो मानव विकास सूचकांक जो था, जो कि मकबूल हक द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो कि 1990 में जो AK सेन, सिंगर, हंस आदि द्वारा मिल के गया था, जिसमें किया गया था लाइफ, यानी जीवन प्रत्याशा शिक्षा, जो कि स्कूली शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा जो प्रत्याशित वर्ष है वो किया गया था। फिर उसके बाद जो आय पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो इस जगह में क्या किया गया था? GDP यानी प्रति व्यक्ति आय हो गया, ठीक है। फिर शिशु मृत्यु दर हो गया, ठीक है। फिर साक्षरता हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? तो इसमें भी है और ये भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें ये दिया है, ऑप्शन दिया है। चलिए कोई नहीं, वही होगा वैसे। अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 65। मानव विकास सूचकांक के जनक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, महबूब उल हक है। तो मैंने बताया कि ये डॉक्टर महबूब हक, ये महबूब उल हक हैं, जो कि मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी ये है क्वेश्चन नंबर 66। हाल में ही जारी ग्लोबल बिजनेस रेजिलेंसियस इंडेक्स 2017 में 130 देशों में भारत कौन सा स्थान था? ठीक है, हाल ही में जारी जो ग्लोबल बिजनेस रेजिलेंसियस में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो 2017 में क्या था? भारत का स्थान कौन सा था इसमें? 60वां। कितना था? 60वां। क्लियर? और उसमें जो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था, फिर दूसरे पे लमजर था, तीसरे पे स्वीडन, ठीक है, अभी है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67। विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं? विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं? तो विश्व बैंक समूह में कितने हैं? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर कितना होगा? 5 है। और इनका आप लोग नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन है? IBRD, ठीक है, फिर उसके बाद IDA, क्लियर, फिर उसके बाद IFC, फिर मीगा, ठीक है, और एक है ICAO,
SID, ठीक है। और इनका आप लोग डेट भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट के निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा की जाती है? जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा की जाती है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा की जाती है, WHO द्वारा की जाती है, विश्व बैंक की, विश्व आर्थिक फोरम, ठीक है। ये सब सारे नाम ऐसे लगता है कि सब एक ही सब मिक्स शेड हो गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको ध्यान देंगे तो जो कि किसकी जाती थी? विश्व आर्थिक फोरम, ठीक है। यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस यानी विश्व आर्थिक फोरम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 69। कौन सा व्यय आय लेखों में शामिल नहीं है? कहता है वेतन पर व्यय, अनुदान पर व्यय, लोक उद्यम निवेश पर व्यय, ऋणों पर ब्याज दरों पर भुगतान व्यय। तो इसमें बताइए कौन सा व्यय है जो आय व्यय लेखे में शामिल नहीं किया जाता है? कौन सा आय व्यय के लेखे में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा क्या होगा? चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा जो व्यय है जो आय लेखे में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें क्या है? इसमें हो जाएगा लोक उद्यमों पर निवेश पर व्यय। लोक उद्यमों पर निवेश पर व्यय ऑप्शन नंबर सी जो है, जो कि आय व्यय लेखे में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 नंबर क्या कहता है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है, किस पे लगाया? निर्यात पे लगाया जाता है, आयात पे लगाया जाता है, विदेशी विनिमय पर लेन देन हो जाता है, बिक्री कर लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स किस पे लगाया जाता है? टोबिन टैक्स किस पे लगाया जाता है? जो तो टोबिन टैक्स लगाया जाता है वो कि विदेशी विनिमय के लेन देन पर, विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 रहते हैं। डंपिंग की लागत आधारित परिभाषा के अनुसार डंपिंग उस समय की जाती है जब फर्म उत्पाद को विदेशी व्यापार में निम्नलिखित कम कीमत बेचती है। निम्नलिखित कम कीमत बेचती है: औसत कुल लागत पर कम, औसत परिवर्ती लागत पर कम, सीमांत लागत पर कम, कि औसत स्थिर लागत पर कम। तो क्या करते हैं? जो औसत कुल लागत पे, जब कुल औसत लागत पे क्या करती है वो कम बेचती हैं, ठीक है। जो डंपिंग क्या है कि जो कि यानी कि जो घरेलू बाजार में क्या करेगा? महंगा बेचेगा और विदेश में जाकर के सस्ता बेचेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वही आ गया राष्ट्रीयपातन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीयपातन संदर्भ क्या है? देखिए जब भी राष्ट्रीयपातन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि विदेशी बाजार में वस्तुएं सस्ती बेचना और घरेलू बाजार में महंगी बेचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रस्ताव वक्र तकनीक में प्रयुक्त व्यापार की अवधारणा होती है। यानी जो प्रस्ताव वक्र के तकनीक में प्रयुक्त व्यापार की अवधारणा कहती है: एकल कारणी व्यापार और स्थिति, द्विकारणी व्यापार स्थिति, सकल वस्तु विनिमय व्यापार स्थिति, निवल वस्तु व्यापार स्थिति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 73। 73 क्या होता है कि इसमें होता है द्विकारकी व्यापार स्थिति, ठीक है। जो 73 क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा द्विकारकी हो जाएगा। क्लियर? नहीं, द्विकारकी नहीं होना चाहिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकल वस्तु विनिमय व्यापार स्थिति, ठीक है। प्रस्ताव प्रस्ताव वक्र तकनीकी में प्रयुक्त व्यापार की अवधारणा क्या होती है? जो कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार स्थिति क्या होता है? सकल वस्तु विनिमय व्यापार की स्थिति होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? अंतरा उद्योग बलासा याद करिएगा, बलासा नहीं, अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया था? बलासा ने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतः उद्योग मॉडल की पहचान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतः उद्योग मॉडल की पहचान क्या है? तो निरपेक्ष सुलभ सिद्धांत, तुलनात्मक सुलभ सिद्धांत, हेक्चर-ओलिन सिद्धांत, नव-ओलिन सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आए और अंतः उद्योग मॉडल की बात आए, वहाँ पर किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए? नव हेक्चर-ओलिन की याद आनी चाहिए, ठीक है। हेक्चर-ओलिन में होता है, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्या कहता है कि हैबरलर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत दोनों में से कोई भी देश पूर्ण विशेषकर प्राप्त नहीं कर पाएगा यदि उत्पादन बढ़ते प्रतिफल केंद्रीय होगा, स्थिर प्रतिफल होगा, घटते पे होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए जब हेक्चर-ओलिन क्या कहते हैं, ठीक है, कि क्या कहते हैं उसमें, मतलब कि जो भी है, ठीक है,
कि स्थिर लागत की दशा में, ठीक है, स्थिर लागत की दशा में उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं गिरती है। जो उत्पादन संभावना क्या होता है वो बाएं से दाएं गिरती है, ठीक है, एक सीधी रेखा में होती है। और लागत की स्थिर लागत दशा में दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभ होता है और उत्पादन का क्या होता है पूर्ण विश्लेषण होता है, ठीक है। तो स्थिर तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जब स्थिर प्रतिफल होगा तो ये होगा जो ऐसे सीधे गिरता रहेगा, ठीक है, बाएं से दाएं गिरेगा तो क्या होगा, ये व्यापार होगा, ठीक है। लेकिन जब ये क्या होगा, जब बढ़ते प्रतिफल होगा इससे होगा तो व्यापार नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है मनमोहन सिंह से, बिल गेट्स से, यूनुस खान से, और मोहम्मद यूनुस से, आसान सुनकी, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित किससे संबंधित है, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट किससे संबंधित है बताइए। जो ग्रामीण बैंक जो कि ये है मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेशी, ठीक है, इन्होंने ये सब सारी सुविधाएं शुरू की थी, ठीक है। इन्होंने अपना जो राय वगैरह मशवरा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सरकारी एजेंट के रूप में, शाख नियंत्रण के रूप में, नोट निगरान के रूप में। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी कार्य करता है, ठीक है। जो केंद्रीय बैंक का है उसका जैसे तो सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो क्या है, वो उसका काम है शाख को नियंत्रण करना, क्या करना है, शाख को नियंत्रण करना। लेकिन अब भाई ऑप्शन दिया है तो करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, वैसे अगर कहीं दिया तो ये जो शाख नियंत्रण ही इसको सही मानेंगे, ठीक है। 78 का सी। चलिए आते हैं 79। इसमें क्या लिखा है, किस प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय बैंकों को विधिक रूप से यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी प्रतिभूति के बदले एक नियत मात्रा में मुद्रा जारी कर सकता है और किसी भी अधिकता के बदले स्वर्ण चांदी रखने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये न्यूनतम कोष करके होता है, ठीक है। न्यूनतम कोष आधार पे ये चीज़ होती है। चलिए ऑप्शन पढ़ते, चलिए ऑप्शन नंबर बी है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, सेबी बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, वित्त मंत्रालय बनाता है, योजना आयोग बनाता है, कौन बनाता है बताइए, ठीक है। भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो जो भारत की मौद्रिक नीति है जो कि आरबीआई बनाता है, ठीक है, बनाता है आरबीआई बनाता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 81 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, सार्वजनिक उपक्रमों शेयर, ट्रेजरी, ठीक है। अब किसका भुगतान सरकार नहीं करेगी, ठीक है। तो ये इंदिरा विकास पत्र भी सरकारी है, किसान विक्रय ये भी ट्रेजरी ये भी है। तो जो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर है, ठीक है, जो सार्वजनिक जो उपक्रमों के क्या है शेयर हैं उसका जो है वो सरकार वो उसका नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वैसे देखते हैं, असंबंधित को बाहर कीजिए, बैंक दर, नगद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, त्वरित मुद्रा दर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है सबसे अलग है, बैंक दर, वैधानिक तरलता, ये नगद कोष एक चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब बैंक संख्या, ये त्वरित मुद्रा दर ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ते हैं। 83, 1980 के दशक में फिलिप्स वक्र विश्लेषण की सत्यता प्रति संदेह किसका मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या है, विश्व व्यापार की स्थिरता, प्लास्टिक मुद्रा दर की बढ़ती लोकप्रियता, पश्चिमी देशों विशेषकर यूएसए में मुद्रास्फीति जनित मंदी का उदय, या बेरोजगारी दर की तीव्र बढ़ोतरी। तो इसमें क्या है, जो पश्चिमी देशों में विशेषकर यूएसए में मुद्रास्फीति जनित मंदी का उदय हो गया था, ठीक है। जो मुद्रास्फीति भी थी और मंदी भी थी। जो फिलिप्स को कहता था कि जैसे मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगी तो जो जो बेरोजगारी दर में क्या होता है वो कमी आती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे उल्टा हो गया, मुद्रास्फीति भी थी और बेरोजगारी भी थी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन, कोर मुद्रास्फीति को किस रूप से वर्णित किया गया है, हेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस शाख मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस शाख मुद्रास्फीति प्लस ईंधन मुद्रास्फीति। तो ज़्यादा नहीं लोग उड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के संबंध में सूची लागत संदर्भित करता है, मुद्रास्फीति के संबंध में सूची लागत संदर्भित करता है, यानी मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सूची लागत संदर्भित है। पहला पुनः मूल्यांकन, मुद्रा का मूल्य, बदलती मुद्रा की सूची लागत, मौद्रिक आधार पर अनुरक्षित लागत, लाभ की दरें, बेहतर दरें प्राप्त करने की लागत, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 85 नंबर क्वेश्चन में,
तो 85 का होगा आपका जो बदलती मूल्य सूची की लागत है, ठीक है, बदलती मूल्य सूची की लागत है जो कि मुद्रास्फीति के संबंध में तो सूची लागत को संबंधित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। मुद्रा के लिए विनिमय मांग हेतु स्टॉक सूची सिद्धांत दृष्टिकोण प्रतिपादन किसने किया? जेमकिंस ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने, डॉन पेंडकिन ने, डब्ल्यू जे बामेल ने। ठीक है, मुद्रा के विनिमय मांग हेतु स्टॉक सूची सिद्धांत का दृष्टिकोण किसने प्रतिपादन किया? दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो आपको 86 क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो ये है बामेल महोदय। कौन है? बामेल महोदय। ठीक है, जो मुद्रा के विनिमय मांग हेतु स्टॉक सूची सिद्धांत का दृष्टिकोण प्रतिपादन डब्ल्यू.जे. बामेल ने किया। बामेल का विचार है कि कोई फर्म या व्यक्ति सौदे के लिए के लिए मुद्रा का अनुकूलतम स्टॉक अपने पास रखता है। ठीक है, जो मुद्रा का अनुकूलतम स्टॉक है वो क्या करता है? अपने पास रखता है और अपने पास नगद से लाभप्रद में प्रयोग लगाता है। जैसे बांड पर क्रय करने, बांडों पर जितनी भी ब्याज दर होती हैं और उतनी ही कम नगद शेष को रखेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। चलिए इसमें क्या कर रहा है? निम्न से पीयू का समीकरण है। देखिए पीयू का समीकरण यही है। ठीक है, सबसे बड़ा समीकरण पीयू का है, पीयू आर। पीयू में जहाँ भी आर है, पी बराबर के आर बाई एम, ये भी हो सकता है। ठीक है, पीयू बराबर के आर बाई एम, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको पहचान लेंगे हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि कोई मांग अथवा पूर्ति प्रघात नहीं है, यदि कोई मांग अथवा पूर्ति प्रघात नहीं है तो वास्तविक मुद्रा का प्रसार लगभग शून्य तक गिर जाएगा। वास्तविक मुद्रा का प्रसार अपेक्षित दर से नीचे गिर जाएगा। वास्तविक मुद्रा प्रसार अपेक्षित दर से ऊपर हो जाएगा। वास्तविक मुद्रा का प्रसार अपेक्षित दर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 88 क्वेश्चन। इसमें यदि कोई मांग अथवा पूर्ति प्रघात नहीं है, यदि कोई मांग और पूर्ति क्या है, अगर क्या है, कोई भी अगर प्रघात नहीं है तो क्या होगा? तो वास्तविक मुद्रा प्रसार और अपेक्षित दर क्या होगा? बराबर हो जाएगा। वास्तविक मुद्रा प्रसार यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 88 का डी। ठीक है, वास्तविक मुद्रा प्रसार और अपेक्षित दर बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अभी आधे घंटे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, करीब 50 क्वेश्चन कर लिए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसी मुद्रा का प्रकार कहा जाता है? वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, विधिग्राह मुद्रा, प्रत्न सभी। तो बताइए 89 नंबर मुद्रा का प्रकार किसे कहते हैं? ठीक है, मुद्रा प्रकार में क्या होता है? मुद्रा के प्रकार में आता है अब क्या होता है? वस्तु मुद्रा हो गया, विधिग्राह मुद्रा हो गई, पत्र मुद्रा हो गई, सिक्के होंगे, मांग जमा हो गए, आदि से प्रकार का मुद्रा है। तो यानी प्रथम सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें से कौन ऋण शोधन की विधि नहीं है? ऋण शोधन की विधि क्यों नहीं है? आवधिक वार्षिक, वस्तु कर, ऋण रूपांतरण, पूंजी कर, इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए इसमें कहते हैं कि जैसे कि जो सार्वजनिक ऋण के छुटकारे या शोधन का अर्थ है कि ऋण की वापसी। ठीक है, ऋण की वापसी यानी ऋण शोधन की विधि क्या क्या है? तो या ऋणों का प्रत्याग कर देना। ठीक है, ऋणों क्या करना? त्याग देना। ठीक है, दूसरा है ऋणों में बदलाव कर देना यानी रूपांतरण कर देना। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा बजटीय अतिरेक का प्रयोग कर देना। ठीक है, बजटीय अतिरेक का प्रयोग कर देना। ठीक है, और उसके बाद वापस लौटा देना। ठीक है, ब्याज दरों में अनिवार्य घटाव कर देना। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? करारों पर या अतिरिक्त व्यवस्था कर देना। ठीक है, वार्षिक अंश की वापसी कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? शोधन कर देना और पूंजी शुल्क। ठीक है, यानी पूंजी कुल कर, लेकिन वस्तु कर कुछ नहीं है। ठीक है, वस्तु कर इसमें नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट आते हैं 91 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कर युग्म प्रत्यक्ष कर है? कौन सा इसमें प्रत्यक्ष कर है? आय कर व संपत्ति कर, विक्रय कर एवं संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ एवं निगम कर। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है? ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? ये देखिए, आयकर, इनकम टैक्स, और जो संपत्ति है, ठीक है, जो बस पैसा है और जो आप कमाते हैं वो क्या है? आपसे डायरेक्ट लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बिक्री कर क्या होगा कि जो कि वो तो ग्राहक से इधर उधर से हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? तो यानी पूंजीगत लाभ यानी जो पूंजी खरीद रहे बेच रहे उस पर लाभ वो हो गया। और निगम कर वो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई आयकर प्रगतिशील होगा, कोई आयकर प्रगतिशील होगा, ऑप्शन नंबर ए।
कर की सीमांत दर और कर की औसत दर के समान, कर की सीमांत दर और औसत दर से कम, कर की सीमांत दर और कर की औसत दर से अधिक, कर की सीमांत दर शून्य है। ठीक है, इसका राइट उत्तर क्या होगा? यानी कोई भी आयकर प्रगतिशील कब होगा? कोई भी आयकर प्रगतिशील होगा। देखिए इसमें कहते क्या है कि कर की सीमांत दर जब कर की औसत दर से अधिक है, ठीक है, कर की जो सीमांत दर है कर की औसत दर से अधिक है, ठीक है, तो क्या होगा? वो होगा प्रगतिशील कर। ठीक है, यानी प्रगतिशील कर क्या होता है? यानी कि आप कमा रहे हैं, जैसे कमा रहे हैं वैसे टैक्स बढ़ता जाए, जैसे कमा रहे हैं टैक्स बढ़ता है, वैसे टैक्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया? ये प्रगतिशील कर हो गया। चार प्रकार का कर सब होता है। ठीक है, और एक प्रगतिशील हो गया, अधोगामी कर प्रणाली हो गया, अनुपातिक कर प्रणाली हो गया, प्रतिगामी कर प्रणाली हो गया। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम लोग। चलिए, अब जैसे ये है, ये हो गया अनुपातिक। ठीक है, अब जिससे कि आप कितना भी कमा लीजिए, ठीक है, लेकिन कर आपको क्या करना है? आपको कर इतना ही देना है। आप कितना भी कमाइए, ठीक है, लेकिन कर आपको इतना टैक्स देना है। ठीक है, अब एक होता है प्रतिगामी होता है। प्रतिगामी में क्या होता है कि ये उल्टा। ठीक है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम क्या है? बढ़ रही है, लेकिन जो कर की दर है वो कर की दर घट रही है। अब इधर आपका इनकम ये आय है, ठीक है, आय बढ़ रहा है, लेकिन क्या है? कर की दर घट रही है। ठीक है, और तीसरा क्या है इसमें? एक होता है, क्या बोलते हैं, बताया था एक प्रगतिशील वाला। ठीक है, अब इधर उधर क्या, इधर कमा रहे पैसा, इधर बढ़ रहा है, ये टैक्स बढ़ रहा है। ठीक है, टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन आप कमा रहे, टैक्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक क्या होता है, ये अनुपातक बता दिया। ठीक है, आपकी आय बढ़ रही है, लेकिन जो टैक्स है ये बराबर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आखिरी है, बोलते अधोगामी। ये एक समय तक बढ़ता है। ठीक है, एक समय तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या है? ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया में है अधोगामी वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 93। करों का भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों के समान रूप से वितरित होना चाहिए। वो संबंधित है, वो किससे है? निश्चितता से है, समानता से है, मितव्ययता से, विविधता से। ठीक है, यानी जो करारोपण है, जो कर है, जो वो क्या है? सभी नागरिकों को समान रूप से वितरित होना चाहिए। वो किससे संबंधित है? समान रूप से सीधे दिख रहा है, समान रूप है, यानी कि ये समानता का सिद्धांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट 94 कहता है कि अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न हो जाए यदि सरकारी व्यय बढ़े, घाटे का वित्त पोषण नियंत्रित हो, ए व बी दोनों, न तो ए न तो ए बी दोनों। ठीक है, चलिए इसमें क्या हुआ? देखिए क्राउडिंग आउट क्या होता है? क्राउडिंग आउट में क्या होता है कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार क्या है, ठीक है, उसमें क्या करता है कि जब सरकार अपना व्यय बढ़ाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ सरकार क्या है? व्यय बढ़ाता है, और उसके साथ, ठीक है, सरकार क्या है? अपना व्यय बढ़ाता है, और जिससे वो निजी का जो क्षेत्र है वो कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कुल आगम और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है? कुल आगम यानी कुल आया, और कुल गया के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत घाटा, आगम घाटा, राजस्व घाटा, बचती घाटा। ठीक है, बताइए फटाफट 95 का। तो ये कहलाता है राजस्व घाटा। क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को सहायता से उत्तर दें। बजट का जेंडर विश्लेषण, महिलाओं के लिए एक अलग से बजट रखना, भारत सरकार अधिनियम 2005-6 में जेंडर बजटिंग अपनाया गया। इसमें क्या सही है? ए बी सही है, ए सी सही है, ए बी सी सही है, ए बी सी सही है। तो आप लोग इसका फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जो जेंडर बजटिंग है, ठीक है, इसमें क्या गया था कि इसमें क्या है कि बजट जेंडर का विश्लेषण किया गया था। क्या किया गया था? जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार इस पर से बात हुआ था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पहली बार इस पर बल दिया गया था। ठीक है, और इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार 2005 और 6 में देश का पहला लैंग्वेज पेश हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य और शिक्षा कैसी वस्तु है? निजी वस्तु है, सार्वजनिक वस्तु है, मेरिट वस्तु है, स्थानिक वस्तु है? ठीक है,
स्वास्थ्य और शिक्षा। बताइए आप लोग फटाफट। देखिए, ऐसी वस्तुएं, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिसका किसी विशेष समुदाय भाग पर इतना इतना ही इतना आवश्यक हो जो कि महत्वपूर्ण हो, उस व्यवस्था के किसी विशेष वर्ग के लिए हो, जैसे कि विशेष आयु वर्ग के लिए, जैसे हो गया आवास, हो गया भोजन, हो गया स्वास्थ्य व्यवस्था, इतना होता है, ठीक है। ये सब होती है, इसे मेरिट या मिश्रित वस्तु कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मेरिट या मिश्रित वस्तु, यानी इसको बोलते हैं मेरिट वस्तु, यानी क्या हो गया, ये मेरिट वस्तु। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, मेरिट वस्तु हो गई।